नेति प्रकरण, परिशिष्ट प्रवरण, अवदान शतक और त्रिशति लक्षण महापुराण। और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी किताबें जैन लिटरेचर का एक पार्ट है। ये प्रश्न 2022 के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था और आपको इसमें से आंसर करना था कि इनमें से कौन सी तीन या कौन सी दो या कौन सी चारों की चारों किताबें जैनिज्म के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रश्न देख के बहुत सारे विद्यार्थी चौंक गए थे क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहां से सवाल आ सकता है। इसी तरह से तीन स्कॉलर्स का नाम दे दिया गया, आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि 2022 की प्रीलिम्स के अंदर, और पूछा गया कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच थे। इस ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन हटा दिए गए, इस ऑप्शन के अंदर एलिमिनेशन रखे गए, पर बहुत ही टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं यूपीएससी में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेरा फोटे है। मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी जिस तरह से आजकल सवाल निकाल रही है उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके रिलेटेड स्कॉलर्स और साथों साथ आप देखोगे एंशिएंट हिस्टोरियंस, एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर जिन्होंने कमेंट्स किए, टिप्पणी की है, वहां से बहुत सवाल आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक नायक और मैं आपका स्वागत करता हूं ऑन द अनस्टॉपेबल चैनल। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के ऊपर वीडियो कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, और हमारा जो सेशन है दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द ऑथर्स and the literature and the compilation of the books that they had done into। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पास एक पेन और पेपर रख दीजिए साथ में, क्योंकि आज के क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मेनली आप देखोगे कि बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैदिक एज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां हमारे पास ऑथर्स की हिस्टोग्राफी अवेलेबल है। हम पूरी एक सीरीज चलाएंगे। ये सीरीज के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्टोरियंस और एंशिएंट हिस्टोग्राफी लिखने वाली बहुत सारी किताबों के अंदर से यूपीएससी के सवाल आ सकते हैं। ये सवाल आपको पिछले 10 साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर देखोगे तो आपको कंटिन्यूसली रिकरिंग देखने को मिलते रहेंगे। इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए मैं सोचा कि भाई एक हमें कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, तो ये सीरीज में लेके आया हूँ। तो जल्दी से आप पेन और पेपर रख दीजिए अपने पास। हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन करेंगे आज, खाली जैनिज्म बुद्धिज्म तक ही रखेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको बॉम्बार्डिंग कर दूं। ये सेशन के अंदर आपको बहुत सारी फैक्ट्स भी देखने को मिलेगी। अब आप बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर चिंतित हो जाओगे, पर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो जिसे हम लोग टीना फैक्टर के रूप में पहचानते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में से ऑन एन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आजकल नहीं नहीं करके 3 से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द 18 to 20 क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आर बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राफी, are based on the books, are based on the scholars, or are they are based on the sources of history। यानी कि कोई ऑथर का नाम, स्कॉलर का नाम, बुक का नाम आपको पूछ दिया जाएगा। तो हमें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर जैसे जैसे हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसके रिलेटेड ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए। तो मैं आप सबको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ ऑन दिस सेशन। इसको जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के अंदर। बहुत फैक्चुअल एनालिटिकल डेटा साथ में लेके आया हूं। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल मिलेगी आपको। खैर हम लोग आगे चलते हैं, और मैं आपको ये सेशन लेने से पहले अनअकैडमी के ऊपर भी इन्वाइट करना चाहूंगा। अनअकैडमी अभी आपको 50% डिस्काउंट दे रही है जीएस और ऑप्शनल दोनों के। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखोगे तो 52,487 रुपीज के अंदर आपको जीएस, ऑप्शनल और सीसेट का कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आप आइकॉनिक बैच लेते हो तो 66,000 के अंदर कवरेज मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के लिए पीएन लाइव कोड यूज करेगा, इसमें आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ये कोड जरूर से याद करिएगा, पीएन लाइव, दिस इज योर गेटवे टू द अनअकैडमी। आपको इसके अंदर फाउंडेशन बैच मिल रही है, 19 जनवरी से शुरू हो रही है। साथों की साथों हमारी नई बैचेस जो 19वीं जनवरी और उसके बाद वाले पीरियड के अंदर शुरू होगी, इसको भी आप जरूर से अटेंड कर सकते हैं। हमारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट है, इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल, आई टेक इट, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, 500 आवर्स से ज्यादा मेरा कवरेज है। ऑलमोस्ट 100% कवरेज करवाने की कोशिश करते हैं। आप जरूर से क्लासेस को ऐड करिए एंड यू विल बी एबल टू गेज द क्वालिटी दैट वी गिव। खैर चलते हैं आगे, और हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आज के क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे कि नीति, वाक्य, अमृत, हमीर, महाकाव्य, इस तरह के ऑथर्स के ऊपर से कैसे सवालों को अटेंड किया जाए। खैर भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करें, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन हिस्ट्री एंड द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया,
तो हमें बेसिकली क्रोनोलॉजिकली देखना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब ये होता है कि भारतीय इतिहास में कौन से पीरियड में ऑथर्स ने कोई ना कोई प्रकार की टिप्पणी की है। अगर आप देखिए भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहला पीरियड आता है स्टोन एज। स्टोन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी पता है कि ज्यादा कोई हिस्टोरिकल टिप्पणियां नहीं मिलती है, ना ही उस पीरियड में कोई ऑथर्स हुआ करते थे। पर स्टोन एज में मॉडर्न ऑथर्स ने लिखा है। मॉडर्न ऑथर्स मतलब आज के ऑथर्स ने 20वीं शताब्दी में दो तीन नाम हमको स्टोन एज के अंदर से देखने को मिलेंगे। एक नाम हमें देखने को मिलता है, वो है रॉबर्ट ब्रूस फूटे का, सर, है ना। रॉबर्ट ब्रूस फूटे का, या रॉबर्ट ब्रूस फूट कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने ही भारत के अंदर पहली बार स्टोन एज के पॉइंट ऑफ से डिस्कवरी की थी। और इन्होंने पल्लावरम करके एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे इन्होंने अपनी ओपिनियन बताई कि भाई यहाँ पे मुझे जो एक्स मिले हैं, जो पत्थर के काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये दर्शा रहा है कि पैलियोलिथिक पीरियड से इंडिया के अंदर भी साइट्स कनेक्टेड हुआ करती थी। इसके सिवाय अगर आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर आपको एच डी साकलिया देखने को मिलेंगे, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चलता है कि स्टोन एज के अंदर इन्होंने हिस्टोग्राफी या राइटिंग में हमको मदद की इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। जहां साकलिया साहब ने वी विल फाइंड कि जो नर्मदा के अंदर, सर, है ना, नर्मदा वैली के अंदर हथनोरा करके एक जगह है, ये हथनोरा के अंदर इन्होंने एक स्कल को आइडेंटिफाई किया और ये स्कल के बारे में बताया कि ये कितना पुराना था, मेनली विथ रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। तीसरा नाम हमें याद रखना है स्टोन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गॉर्डन चाइल्ड का। गॉर्डन चाइल्ड अगर आपको पता होगी तो जिन्होंने एक शब्द दिया था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने नियोलिथिक पीरियड को नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के रूप में कंसीडर करवाया था। ये तीन नाम है जिनको बेसिकली ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है। वी आर सपोज टू रिमेंबर दिस थ्री नेम्स व्हेन इट कम्स टू स्टोन एज। दोस्तों ये तीनों के तीनों नाम हमको क्लियर हो जाने चाहिए, जो स्टोन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, सर, ठीक है। दूसरा पीरियड अगर आप देखोगे तो स्टोन एज के बाद जो प्रोमिनेंटली निकल के आता है हिस्ट्री के अंदर, वो है वैदिक पीरियड, राइट। और वैदिक एज की जब हम लोग बात करेंगे तो वो दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा पार्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के अंतर्गत दो प्रकार की, एक तो ऑथर्स के नाम पता होने चाहिए। एक तो ऑथर्स दैट आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जिन्होंने वेदा के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। जैसे सप्त ऋषियों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अत्रि कौन थे, भरद्वाज कौन थे, विश्वामित्र कौन थे, वशिष्ठ कौन हुआ करते थे, कणव ऋषि कौन हुआ करते थे। इनकी ऋग्वेद के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। इसके सिवाय अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर एक डिबेट चलती है, और वो डिबेट है आर्यंस की फॉरेन ओरिजिन को लेके। और फॉरेन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को थोड़ी बहुत हिस्टोग्राफी के अंदर पता होना चाहिए कि कौन से ऑथर्स ने आर्यन को विदेशी मूल का कहा था। खैर अब तो शक्यता कम है आने की, पर यूपीएससी बैकवर्ड लिंकेजेस से आपको सवाल पूछ सकता है। तो पहला पीरियड मैंने आपको बताया वो है रॉबर्ट ब्रूस फुटे का। नाम याद रखना कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1860s के दौर में खास करके तमिलनाडु में पलावरम नाम की जगह के अंदर से आइडेंटिफाई करके बताया कि भाई भारत में भी स्टोन एज नाम की जो काइंड ऑफ साइट है या स्टोन एज जो है वो एग्जिस्ट किया करता था। इसके सिवा गॉर्डन चाइल्ड के बारे में बताया, जिन्होंने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के अंदर बताया था कि कहाँ कहाँ बेसिकली नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुए हैं। इन्होंने 6 क्राइटेरिया दिए थे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनमें से ही कुछ कुछ क्राइटेरिया इंडिया के अंदर भी लागू होते थे, जैसे सेडेंट्री लाइफ हो गई हो, विलेज कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो गया हो, एग्रीकल्चर का बेसिस बन गया हो। एग्रीकल्चर में भी वीट, बार्ले, पोटैटो जैसे क्रॉप्स, खैर इंडिया में पोटैटो नहीं उगे थे, पर वीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स का डेवलपमेंट हो गया था। तो इन क्राइटेरिया को बेसिकली गॉर्डन चाइल्ड ने बताया था, और भारत में न्यूलिथिक साइट्स को इन्हीं के क्राइटेरिया के आधारित हमने क्लासिफाई किया है, सर, ओके। इसके सिवाय इंडस सिविलाइजेशन, अच्छा, वैदिक एज से पहले हमको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडस सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस और हिस्टोग्राफी का नाम आपको मिलता है। पर्सनालिटीज या ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू ने जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेसिफर करने में हमारी हेल्प की थी। दिस ऑथर्स एक्चुअली हेल्प्ड अस इन डेसिफरिंग द इंडस सिविलाइजेशन। दिस पर्सनैलिटीज हेल्प्ड इनटू डिकोडिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन एज वेल, सर, ठीक है। अब कौन से पर्सनैलिटीज थे, who were the authors, who were the personalities with respect to and with reference to इंडस सिविलाइजेशन, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक तो था एलेक्जेंडर बर्न्स। एलेक्जेंडर बर्न्स, अब ये इसका नाम क्यों मैं बता रहा हूं कि उसने 1830s में सबसे पहले, अगर आप देखोगे,
एक मिशन लेके गया था पंजाब और सिंध की तरफ, जिसको बर्न्स मिशन के रूप में पहचानते हैं। ये सिकंदर को ढूंढने के लिए गया होता है। ही हैड गॉन टू एक्चुअली लुक फॉर द साइट्स वेयर द अलेक्जेंडर हैड कम टुवर्ड्स इंडिया। तो इसने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में लिखा था। उसको ये लगता था कि हड़प्पा नाम की जो जगह है, वहां पे अलेक्जेंडर शायद तक आया होगा। खैर अलेक्जेंडर यहाँ तक नहीं मिलता है, मतलब यहाँ तक तो नहीं आया था। खैर उसके सिवाय 1870s के दशक में भारतीय पुरातात्विक विभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो दिग्गज हुआ करते थे, अलेक्जेंडर कनिंघहैम, है ना। कनिंघहैम वाज द चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनको भी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी ने बताया था। इनको किसी ने ब्रिक्स की आर्टिफैक्ट्स दिया था, बहुत सारे सील्स दिए थे। इसको अलेक्जेंडर कनिंघहैम ने डिस्कार्ड कर दिया कि भाई मुझे कोई इसके अंदर तथ्य नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि इत्यादि साइट्स को डिस्कवर करने वाले जो इंडियन ओरिजिन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो यही थे। इनफैक्ट आर डी बनर्जी, जिनसे हम लोग रखलदास बनर्जी के रूप में पहचानते हैं, ये पूरी तरह से स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ही प्रोत्साहित हो चुके थे। अगर आपको पता होगा 1920-21 के दशक में आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा वी विल कम टू नो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी की गई। उसमें रखलदास बनर्जी खासियत ये है कि ये बंगाल से बिलोंग करते थे और स्वदेशी मूवमेंट की जिस तरह से परिस्थिति गुजरी है, बंगाल का विभाजन किया गया है, इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर को डिस्कार्ड करने की कोशिश की गई थी, इसी की ही आवाज उठाने की कोशिश आर डी बनर्जी ने की और तब डिस्कवरी हुई आपके दो इंडस सिटीज के बारे में। इसके सिवाय जॉन मार्शल देखने को मिलेंगे। जॉन मार्शल, अगर आपको पता होगा, ये वही महाशय है जिन्होंने 1924 के अंदर सर पूरी दुनिया को बताया कि भाई देखिए इंडस सिविलाइजेशन बेसिकली कैसे कार्य कर रही है सर। ओके ना, समझे कितनी पुरानी है। अदर देन दिस अर्नेस्ट मेके और आर ई एम व्हीलर का नाम देखने को मिलेगा। इसमें अगर आपको ऐड करना हो तो जी एफ डेल्स नाम का शब्द भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे पूछ रहे हो कि मास्टर इतने सारे नाम क्यों याद रखने हैं, तो याद रखना कि इंडस सिविलाइजेशन की खासियत यह है कि उसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। उसमें इनिशियली फॉरेन ओरिजिन आर्कियोलॉजिस्ट थे। इस बार यूपीएससी के 2023 का प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें 3 नाम पूछे गए हैं। अलेक्जेंडर रीड, इसके सिवाय लॉन्गहस्ट करके एक और ऑफिशियल था, एंड वी विल सी कि रॉबर्ट सिविल। ये 3 लोग कौन हुआ करते थे? हु वर दिस 3 पर्सनालिटीज? दे वर ऑल आर्कियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू एक्सकवेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइट्स इन इंडिया। वैसे इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जीएफ डेल्स जिन्होंने मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया, आरईएम व्हीलर और मके खास करके इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं। व्हीलर के बारे में हमको ये पता चलता है, इन्होंने डिक्लाइन थियरी बताई थी इंडस सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिक्लाइन थियरी के अंतर्गत इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भाई ये जो आर्यन इन्वेजन है, ये आर्यन इन्वेजन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स था, जिसके कारण वी विल फाइंड कि इंडस सिविलाइजेशन का पतन हो गया। खैर ये थियरी आज की तारीख में गलत हो गई है। एनसीईआरटी में इसको लेके बॉक्सेस दिए हुए, इसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी किताबों का नाम हमको देखने को मिलेगा, ऑथर्स का नाम मिलेगा। यूपीएससी बहुत ऑथर्स को इसमें से पूछ चुका है। सबसे प्रोमिनेंट नाम आपको अलेक्जेंडर कनिंघहैम का मिलता है, याद रखना सर, ठीक है। ये 1875 में हड़प्पन सील्स को डिस्कवर करते हैं, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एम एस वत्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही वी विल फाइंड कि दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी ने काम किया। 1940s में मॉर्टाइमर विलर, आर ई एम विलर देखने को मिलेंगे। आजादी के पहले तक, आजादी के पहले तक का मतलब ये होता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस की कहानी में ये 4-5 नाम हमको पता होने चाहिए। इसके सिवाय एस आर राव की कहानी आपको मिलेगी। एस आर राव साहब की कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने लोथल को डिस्कवर किया। लोथल आजादी के बाद मिलता है सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एम आर मुगल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी कि इसके डिक्लाइन और इसकी ओरिजिन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके सिवाय आपको आर एस बिस्त देखने को मिलेंगे सर, है ना, जो धौलावीरा को एक्सकवेट करते हैं। बीबी लाल और थापर साहब भी आपको मिल जाएंगे। तो हमें सैकड़ों स्कॉलर्स के नाम पता होने चाहिए। अब ये पूछोगे कि ये कहाँ पे दिए गए हैं, ऑल दिस नेम्स आर गिवन इन एनसीईआरटी ओनली माय फ्रेंड, ओके। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर को खोलोगे तो वहां पे इनका नाम दिया गया है। स्टैंडर्ड 12th की एक किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। एटलीस्ट गो थ्रू दिस नेम्स, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी हमेशा
बैकवर्ड लिंकेज से सवाल काफी बार पूछता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन मार्शल जिन्होंने बेसिकली एक किताब लिखी थी मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसमें इन्होंने मोहनजोदड़ो के डिक्लाइन की एक हाइपोथेसिस दी है। मोहनजोदड़ो के अंदर एक डेड मैन वैली हुआ करती थी, ये डेड मैन वैली को इन्होंने हाईलाइट करते हुए बताया कि भाई इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के पीछे फैक्टर्स क्या थे सर, ठीक है। वैसी ही कहानी आपको विलर की देखने को मिलती है, आरईएम विलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने इंद्र को सबसे ज्यादा ब्लेम किया और क्या बताया कि इट इज इंद्र भगवान हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिटी ऑफ हरियूपा। हरियूपा बेसिकली हड़प्पा के लिए इन्होंने शब्द यूज किया और कहा कि प्राइमा फेसी इंडिया स्टैंड्स कन्विक्टेड सर, ठीक है, कि ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आई फील दैट इंदिरा स्टैंड्स अक्यूड। मैंने आपको इसके अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। इसके सिवाय आपको जीएफ डेल्स देखने को मिलेंगे। जीएफ डेल्स नाम याद रखना, यहाँ पे दिखा रहा हूं। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के डिक्लाइन थियरी के बारे में बताने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई डिक्लाइन के पीछे का कारण कोई आर्यन इन्वेजन नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली वाटर की कहानी थी सर, है ना, समझे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने फ्लडिंग की थियरी को हाइपोथेसिस के रूप में बताया और कहा कि भाई मोहनजोदड़ो जो है वहां पे बहुत बड़ा फ्लड आ गया होगा, वहां पे बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो गई होगी और फ्लडिंग के कारण शायद तक इसका डिक्लाइन हो सकता है। इसके सिवाय अर्नेस्ट मके देखने को मिलेंगे। अर्नेस्ट मके, है ना, इनका नाम भी याद रखना। इन्होंने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी टिप्पणी की थी और इंडस सिविलाइजेशन का कल्चर कैसे हुआ करता था इसके अंदर भी बताया था, इनके रिलीजन के बारे में भी बताया था, इनकी सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी हमको बताया गया था सर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब इंडस सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझेंगे तो हमें सैकड़ों नाम देखने को मिल जाते हैं, अर्नेस्ट मके, जीएफ डेल्स, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, कनिंघम और अलेक्जेंडर बर्न्स। इसके सिवाय और भी नाम थे, जैसे मैंने आपको बताया एस आर राव, है ना, तो जिनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सकेवेशन ऑफ लोथल। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इससे ज्यादा और भी नाम सबको किताब में दिए गए हैं, तो वो जितना याद रहेगा उतना याद रखना, देवर ऑल आर्कियोलॉजिस्ट पीपल। इनमें से सवाल क्या आएगा कि ये कौन थे, ये कोई ऑथर था या ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, ये कंपनी के ऑफिशियल हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कुछ भी रैंडम सवाल आपको आ सकता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्चुअल डेटा, अंडरस्टैंडिंग बट द फैक्ट्स एज वेल सर, ओके। तो हमें अल्टीमेटली फैक्चुअल डेटा प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों की मिक्सचर डेवलप करनी है इसके बेसिस के रूप में सर, ओके। तो एक ये कहानी थी जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे व्हेन इट कम्स टू द इंडियन हिस्ट्री एंड द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द ऑफिशियल्स रिलेटेड टू इट सर, ओके। इसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए, जो नेक्स्ट पीरियड आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, वो था वैदिक पीरियड, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सवाल आपको आएगा वो तो आर्कियोलॉजिस्ट सेंट्रिक ही आएगा सर, ओके। वैदिक पीरियड के अंदर आपको ऋग्वेद के अंदर से आ सकता है, जो जिन्होंने वेदों को बेसिकली ऑथर किया था, जैसे मैंने बताया जो सप्त ऋषि थे, सप्त ऋषि, ये सप्त ऋषि के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है कि हु वर द सप्त ऋषिज ऑफ द वैदिक पीरियड हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू द वैदिक लिटरेचर। इसके सिवाय ब्रह्मवादिनी के ऊपर से सवाल आ सकता है, विदुषी भी कहते हैं इनको सर, ठीक है। विदुषी इसके लिए क्योंकि इन्होंने वेदों के अंदर बेसिकली स्त्री होते हुए भी हमें यह पता चलता है कि कंट्रीब्यूट किया था विथ रिस्पेक्ट टू द वैदिक लिटरेचर। इनको ब्रह्मवादिनी भी कहते हैं। ब्रह्मवादिनी इसके लिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ब्रह्म को अचीव किया था, दे हैव अचीव्ड द ब्रह्मा एज वेल सर, ठीक है, सुप्रीम एनलाइटनमेंट की तरफ वो गए थे। इसके सिवाय एक सवाल आएगा, वो है आर्यन की ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्यन कौन थे, आर्यन फॉरेन ओरिजिन के लोग थे या आर्यन लोकल ओरिजिन के लोग थे, वैसे भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं सर, ठीक है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि वैदिक एज के ऊपर किन किन ऑथर्स ने टिप्पणी की थी और कहां पे किया था सर, ठीक है। तो सबसे पहले आर्यंस के ऊपर किसी ने टिप्पणी की थी, वो था फिलिपो सोसाइटी। फिलिपो सोसाइटी ने बेसिकली लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्पणी की थी और इसने ये इटालियन ओरिजिन का व्यक्ति था और इसका ये कहना था कि इंडिया की जो संस्कृत भाषा है और यूरोप से आई हुई लैटिन भाषा है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। ये लैटिन लैंग्वेज से ही इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रोथ हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इंडिया और यूरोप के बीच में एक कॉमन कन्वर्जेंस पॉइंट है।
इसी कन्वर्जेंस पॉइंट्स के ऊपर से भारत में ऊपर विदेशी आक्रमण जब या बेसिकली जो चेंजेस हुए उसमें आर्यंस का एक ग्रुप इंडिया की तरफ आया और यही आर्यंस का एक ग्रुप यूरोप की तरफ गया, ऐसा सोसाइटी के बाद और भी लोगों का मानना है सर। ठीक है, ये आर्यंस की फॉरेन ओरिजिन थियरी के रूप में विलियम जोन्स भी देखने को मिलेगा। ये विलियम जोन्स अगर आपको पता होगा तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के अंदर बनाई गई थी और जब ये सोसाइटी इसने बनाई तो इसका भी कार्य यही था कि हम संस्कृत और लैटिन के बीच में सिमिलैरिटीज डेवलप कराए और इसके थ्रू प्रूव कराए कि आर्यन लोग बाहर से आए हैं, है ना। तो आपको एशियाटिक सोसाइटी के ऊपर से सवाल आ सकता है, खैर ऑलरेडी आ चुका है विलियम जोन्स के नाम के बाजू में, या किसके कार्यकाल में बनी थी, तो 1783-84 के अंदर ये बनी हुई संस्था है। तब यहाँ पे भारत का जो गवर्नर था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स सर। ओके, इसके सिवाय आर्यंस कौन थे इसके ऊपर 19th सेंचुरी के अंदर 19वीं शताब्दी में खास करके 1890s के बाद किसी ने लिखा है, वो है आपका मैक्स म्यूलर सर। ओके, मैक्स म्यूलर इंडोलॉजिस्ट था। इंडोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलेगा कि उसने ये बताने की कोशिश की कि जो आर्यंस है ये बाहर के लोग थे, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग आपको मिलेंगे और ये भी एक विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे, फॉरेन ओरिजिन लैंग्वेज बोलने वाले थे। आर्यंस एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो आर्यन या इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलते थे, तो इसका भी नाम याद रखेगा। वैदिक पीरियड से एक और पर्सनालिटी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है कार्ल पेनका। अब आप पूछोगे कि सर ये पेनका की कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू पेनका, तो कार्ल पेनका जर्मन थियोलॉजी या जर्मन ओरिजिन या जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्यंस की हिस्ट्री बताता है। पेनका ने यह बताने की कोशिश की कि आर्यंस एक विदेशी रेस है जो यूरोप से बिलोंग करती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी बेसिस के रूप में हिटलर की थियोरी को इसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और प्रमोट किया कि आर्यंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्ट रेस इन द वर्ल्ड एंड दे आर फिट टू रूल, है ना। तो इसने भी कहा कि इंडिया में वैदिक पीरियड में हु वर दी आर्यंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही डिफाइन किया गया कि आर्यंस बाहर से आए हैं सर। ठीक है, तो मैक्स म्यूलर से लेके जितने भी फॉरेन ओरिजिन के लोग थे ये सब कहेंगे कि आर्यंस बाहर से आए थे विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। इंडिया के भी कुछ ऑथर्स है जो कह रहे थे कि आर्यंस शायद बाहर से हो सकते हैं। कौन थे, तो जैसे तिलक महाराज की कहानी याद रखिएगा सर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हु वर दी आर्यंस करके किताब जब लिखेंगे तो इन्होंने भी कहा है कि ये शायद आर्कटिक से बिलोंग कर सकते हैं। आर्कटिक से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि देर इज पॉसिबिलिटी कि उस दौर के अंदर वेदों में ये लिखा गया है कि 6 महीना दिन है 6 महीना रात है, तो मोस्ट प्रोबली आर्कटिक में वैसी ही कुछ परिस्थिति होती है। 6 मंथ्स इन द मॉर्निंग एंड 6 मंथ्स मतलब है ना, 6 मंथ्स आपको सनलाइट मिलेगी, 6 मंथ सनलाइट नहीं मिलती है, तो माइट बी वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। ओके, वैसे ही आर्यन को फॉरेन ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए आपको दयानंद सरस्वती मिलेंगे। दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि शायद तक आर्यंस का मूल उद्भव स्थान जो है वो तिब्बत हो सकता है, तिब्बतियन प्लेटू सर। ओके, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू दी आर्यंस फॉरेन ओरिजिन एंड द कंट्रीब्यूशन टू द हिस्टोग्राफी सर। ओके, तो आर्यंस कौन थे उसमें से सवाल आएगा आपको कि भाई किसने आर्यंस को रेस कहा था, तो कार्ल पेनका ने कहा था। एक सवाल ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, वो सवाल आपको यहां से ये पूछा जाएगा कि इनमें से आर्यंस को फॉरेन ओरिजिन लिंग्विस्टिक ग्रुप किसके द्वारा कहा गया था, मैक्स म्यूलर के द्वारा किया गया था। इसके सिवाय जो इंडियन ऑथर्स है, इंडियन ऑथर्स का मतलब है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, एसी दास, गंगानाथ झा, आर डी कला या स्वामी विवेकानंद, अगर आप देखने की कोशिश करोगे इनके द्वारा वी विल फाइंड कि आर्यंस को लोकल ओरिजिन या इंडिजिनस ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने किताब लिखी है द ईस्ट एंड द वेस्ट, है ना, समझे, ईस्ट एंड द वेस्ट। ओके, ये याद रखिएगा, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ओके, द ईस्ट एंड द वेस्ट के अंदर स्वामी जी इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन देते हुए कहेंगे कि आर्यंस कोई और नहीं पर यहाँ के स्थानिक लोग थे, इनका कंट्रीब्यूशन स्थानिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना है सर। ठीक है, तो ये तो थी आर्यंस के ऊपर टिप्पणी करना। दूसरे क्वेश्चंस आपको क्या पूछे जाएंगे,
दूसरे क्वेश्चंस आपको वैदिक लिटरेचर के ऊपर से आ सकता है, वैदिक पीरियड के अंदर से। और आपको जो सवाल आएगा वैदिक लिटरेचर और वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही आएगा कि ऋग्वेद में कौन से ऋषियों का मेंशन किया है जिन्होंने ऋग्वेद का कंपाइलेशन किया था। आपको भी पता होगा कि ऋग्वेद जो है वो अपौरुषीय है। अपौरुषीय होने का मतलब क्या होता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर which has not been compiled by the humans, it is compiled by the god, but it is passed on from the god to the humans, है ना। हमारे अंदर ये पास ऑन हुआ है सर। ओके, तो इस बेसिस के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई कौन कौन थे जिन्होंने ये वेदों का इनिशियल कंपाइलेशन किया था। तो वो थे सप्तऋषि जिनका ऋग्वेद में मेंशन मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद के जितने भी मंडल है उसमें से 10 में से 6-7 मंडलों में ऋषियों का नाम आपको पूछा गया है, तो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। दूसरा, यूपीएससी माइट आस्क यू कि इनमें से कौन ब्रह्मवादी नहीं थे, क्योंकि वेदों की कंपाइलेशन के ऑथर्स के रूप में देयर वर वुमेन ऑथर्स एज वेल। ये वुमेन ऑथर्स के ऊपर से भी आपको सवाल आएंगे सर। ओके, तो मैं आपको खाली फैक्ट बता रहा हूं, मुझे आज के क्लास के अंदर आपको डेप्थ में नहीं लेके जाना, उसके ऊपर पीएचडी नहीं करवानी। पर आप देखिए कि वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मुख्य सप्तऋषियों का कुछ कुछ का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ और कनड, है ना। ये मुख्य ऋषि थे जिनका नाम ऋग्वेद में लिखा गया है, जिनका कंट्रीब्यूशन वैदिक लिटरेचर के कंपाइलेशन में है। ऋग्वेद आपको पता ही होगा कि करीबन इसमें 1017 के आसपास हाइम्स है या श्लोक है, जिसे हम लोग काइंड ऑफ सूक्त के रूप में पहचानते हैं। और इनमें से आपको सवाल आ सकता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर द कंपाइलर्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर और द ऋग्वेद एज अ होल। अब इसमें आपको और भी मिलेंगे, जैसे याज्ञवल्क्य मिलेंगे स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पार्ट। मैं आपको कोर वैदिक लिटरेचर की बात करवा रहा हूँ। कोर वैदिक लिटरेचर का मतलब है कि जो वैदिक लिटरेचर या वैदिक पीरियड में साहित्य लिखा गया था उसके अंदर से। ओके, तो गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ और कनड, दिस वर द मेन ऑथर्स ऑफ द वैदिक पीरियड। Other than this, we will find कि there was a term which was used called as Brahmavadini. Brahmavadini was a term which was used for the women authors in the Vedic period, है ना, जिनको ऋग्वेद के अंदर से ही मोस्ट प्रोबेबली मेंशन किया गया है। इनकी हमको नाम पता होने चाहिए, जैसे एक है अपाला, एक है लोपमुद्रा, एक है घोषा, एक है मैत्रेयी, गार्गी, इंद्राणी, विश्वेश्वरा, वाघ ब्रह्मिणी और इसके साथ साथ सिक्ता और निवावरी सर। ठीक है, दिस आर ऑल द नेम्स ऑफ द वुमेन ऑथर्स। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इसको कैसे याद रखेंगे। अब हर एक वुमेन ऑथर्स के पॉइंट ऑफ से, कोई किसी की मदर है, कोई किसी की डॉटर है, कोई किसी की वाइफ है सर, ठीक है ना, ऋषियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मैं सबको वो करवाने जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि जो कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा रह जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी थे, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली वैदिक लिटरेचर के अंदर कहीं ना कहीं मिलता रहेगा सर। ओके, तो प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस पर्सनालिटीज। मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि यूपीएससी आपको पीटी में क्या सवाल पूछता है, एकदम फैक्चुअल सवाल पूछता है। और जिस तरह से फैक्चुअल सवाल पूछता है उस टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ भी याद रहता नहीं है सर। ओके, तो वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैदिक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो श्रुति लिटरेचर है और श्रुति लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में इतने ऑथर्स का नाम पता चलेगा। दूसरी कहानी, हमको इसके अंदर से ये भी पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द श्रुति लिटरेचर ओनली, वेयर वी डू कम टू नो द डिबेट ऑफ द आर्यंस, और इनमें से कौन आर्यंस से, उसमें से भी आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए कि हु वर द आर्यंस और इनका कहां कहां नाम आपको मिलता है। अब दूसरा वैदिक पीरियड में जो लिटरेचर निकल के आया, इसे हम लोग कहते हैं स्मृति लिटरेचर। ओके, अब स्मृति लिटरेचर में तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको वी विल सी कि धर्मशास्त्र देखने को मिल जाएंगे। धर्मशास्त्र के बहुत सारे ऑथर्स आपको मिलते हैं। वी विल कम टू नो कि जैसे मनु है, नारद है, याज्ञवल्क्य है, बृहस्पति है, इन सब की स्मृति आपको मिल जाती है। वैसे ही आपको शद दर्शन देखने को मिलते हैं। शद दर्शन के ऊपर से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, या यूपीएससी माइट आस्क यू अ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑथर्स ऑन द पुराण एंड द एपिक्स ऑफ इंडिया।
एपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महाकाव्य जैसे रामायण है, अभी न्यूज के अंदर है। तो जो ओवरऑल संस्कृत लिटरेचर है ना, वैदिक पीरियड के अंदर से, उसको मैं बाद में करवा दूंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पार्ट। आज मुझे मेनली आपको कराना है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर इन इंडिया, कि हाउ दी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज डेवलप्ड इन इंडिया सर। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में दो प्रकार का लिटरेचर है। इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझेंगे तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। one literature is called as, we can say, that type of literature that is called as canonical literature। कैनोनिकल का मतलब है कि जो मेन रिलीजन का पार्ट है। दूसरा है नॉन कैनोनिकल, जो लेटर ऑन कंपाइल्ड हुआ था सर। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें दो संप्रदाय बने हैं बुद्धिज्म में। एक है आपका महायान संप्रदाय, एक है आपका हीनयान संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों के पॉइंट ऑफ व्यू से there is a variety of literature that has been compiled over a period of time। there is a variety of literature that has been compiled over a period of time। पहले क्लासिफिकेशन सीख जाइए। एक है कैनोनिकल, जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर का पार्ट है, मुख्य है, जो मुख्य धारा का पार्ट है। दूसरा है नॉन कैनोनिकल, जो मुख्य धारा का पार्ट नहीं है, बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशियल लिटरेचर हमें देखने को मिलता है कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। जो महायान लैंग्वेज का लिटरेचर है वो संस्कृत में लेटर ऑन लिखा गया था, क्योंकि महायान कब बन के आया, फर्स्ट सेंचुरी में, कनिष्क के बाद, अगर आपको पता होगा तो। इन द पोस्ट कनिष्क पीरियड, कनिष्क के बाद वाले पीरियड के अंदर जब ये महायान का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें से भी साहित्य हमको मिलेगा सर। ठीक है, दूसरा आपको नॉन कैनोनिकल पाली लिटरेचर मिलेगा, और आपको नॉन कैनोनिकल संस्कृत लिटरेचर मिलेगा। अब ये नॉन कैनोनिकल में क्या आती है, जैसे बायोग्राफी आ गई हो, जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कोई कमेंट्री आ गई हो, कोई टीका आ जाती है, इसके ऊपर सजेशन आ जाता है, ये सबको हम लोग नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में कंसीडर करते हैं। तो एक है मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में हीनयान और महायान का है। हीनयान का जो कैनोनिकल लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में है। महायान का जो कैनोनिकल लिटरेचर है वो कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूपीएससी सवाल पूछेगा कि पाली लिटरेचर कौन से संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है, वो हीनयान के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृत लिटरेचर बुद्धिज्म के कौन से संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है, वो महायान के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन या पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी कहानी, हम लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाली लिटरेचर, जो सबसे फंडामेंटल पार्ट था बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाली लिटरेचर में 3 किताबें लिखी जाती है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। पाली लिटरेचर में कौन सी किताब लिखी जाती है, 3 किताबें लिखी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब क्या है कि दिस इज द बुक्स विच आर रिलेटेड टू द पाली लिटरेचर। एक है विनय पिटक, दूसरी है सुत्त पिटक, और तीसरी है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की कहानी क्या है, ये दोनों की दोनों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी, पहली संगति के अंदर, है ना। तो अगर आपको याद होगा तो आनंद और उपाली करके 2 ऑथर्स थे जिनके द्वारा ये कंपाइल किया गया था। और कहानी में आपको ये भी देखने को मिलता है कि ये अजातशत्रु करके राजा था जो राजगीर में रूल कर रहा था, उसके द्वारा ये कंपोज करवाई गई थी। अभिधम्म पिटाक वी विल सी की 3rd काउंसिल में लिखी जाती है अशोक के कार्यकाल के समय पे। तो जब अशोक ने पाटलिपुत्र पे बेसिकली वी विल फाइंड की अपना काउंसिल बुलवाया, तो तब ये लिखी गई थी सर। ओके, दूसरी कहानी, इसमें रूल्स है, इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है विनय पिटक के अंदर। दूसरे सुत्त पिटक के अंदर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, डिस्कोर्सेस के रूप में है, डायलॉग्स के रूप में है। अभिधम्म पिटक में क्या है, फिलॉसफी आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। अब याद रखना कि दे आर नॉट सिंगल बुक, दे आर अ सेट ऑफ बुक, पूरी की पूरी हायरार्की आपको इसके अंदर से मिलेगी। वी शुड बी अवेयर, एंड हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द त्रिपिटक। तो याद रखना कि विनय पिटका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बुक सेट, इट इज नॉट अ वन बुक। It consists of rules and regulation related to Buddhism and the Buddhist Sangha। जैसे इसका एक पार्ट है सुत विभंग, इसका एक पार्ट है परिवार, अगर आप देख रहे होंगे तो सर। ओके, इसी के अंदर से आपको खंडक विभाग देखने को मिलेगा।
जिसकी खासियत ये है कि इसमें आपको दो वर्ग है, महावर्ग और क्षुल्ल वर्ग। क्षुल्ल वर्ग का मतलब क्या होता है कि वी विल फाइंड कि छोटा पार्ट है, महावर्ग का मतलब है बड़ा पार्ट है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसी में ही आपको महाविभाग देखने को मिलेंगे और भिक्षुणी विभाग देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो आप देखने की कोशिश करिए कि इवन विद इन विनय पिटक देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये फर्स्ट काउंसिल मैंने आपको बताने की कोशिश की अजातशत्रु के कार्यकाल के अंदर होता है, और अजातशत्रु ने वी विल फाइंड कि महाकश्यप करके जो उस टाइम पे बोधि स्कॉलर थे, इनकी अध्यक्षता में यह काउंसिल करवाई थी सर, ठीक है। अब इसमें बहुत किताबें हैं सर, ठीक है ना, समझे। ये किताबों के अंतर्गत हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी किताब मिलेगी सर, कैरिंग ओपन, ओके। जैसे मैंने आपको बताया है महाविभाग। महाविभाग की खासियत क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द बुक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मोनास्टिक ऑर्डर। कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है वैसी कहानी आपको मिलेगी। वैसे ही आपको भिखुनी विभाग देखने को मिलेगा, तो वो भिखुनी के लिए डेडिकेटेड है सर, ठीक है। भिखुनी का मतलब क्या होता है कि जो नन्स है, खास करके जो वुमेन है, उनके लिए डेडिकेटेड है, वुमेन को कैसे संघ के अंदर रहना है। तो भिखुनी इज अ टर्म विच इज यूज फॉर दी वुमेन मॉन्क्स, है ना, जो वुमेन मॉन्क्स थी, जो स्त्रियां हुआ करती थी, उनके लिए ये शब्द लिखा गया है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनमें से कौन सी है। ऐसे ही आपको एक और किताब देखने को मिलती है जिसका नाम है खंडक। खंडक खंड है, खंडक का बेसिकली दो पार्ट है, एक है महावर्ग और एक है क्षुल्ल वर्ग। एक है महावर्ग और दूसरा है क्षुल्ल वर्ग सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो अगर आप समझने की कोशिश करिए महावर्ग और क्षुल्ल वर्ग के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि स्टोरीज है, उसके अंदर बिंबिसार के साथ बुद्ध की जो वार्ता हुई है वो भी आपको देखने को मिलती रहती है। इसके सिवा एक और किताब है जिसका नाम है परिवार। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमें इसकी थीम पता होनी चाहिए कि विनय पिटक में थीम क्या है। इट इज मेनली बेस्ड ऑन दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बुद्धिज्म। शायद तक सवाल आपको आ सकता है, तो यहां से आएगा कि महावर्ग और शुल्ल वर्ग क्या है सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखना कि महावर्ग इज अ बुक दैट टॉक्स अबाउट द रूल्स। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, वी कैन से, बुद्धास रिलेशन विद बिंबिसार। उस टाइम पे बिंबिसार मगध का राजा हुआ करता था, अगर आपको पता होगा तो। और इसमें वी विल कम टू नो कि इन्होंने और भी क्या कह सकते हैं कि राजाओं के पॉइंट ऑफ से, मैरिजेस के पॉइंट ऑफ से जानकारी दी है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि महावर्ग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल बुक्स, है ना। उसमें आपको महावंश शती महाबोधि वंश, फिर एक किताब आपको देखने को मिलती है ब्रह्मजल सूत्र। ब्रह्मजल सूत्र के अंदर हमें यह पता चलता है कि फिलोसफिकल पोजीशंस की बात की गई है। वैसे ही आपको शुल्ल वर्ग देखने को मिलता है। शुल्ल वर्ग के अंदर भी भिखुनियों के लिए बेसिकली क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी जानकारी हमको मिलेगी सर, ठीक है। तो वी विल सी कि विनय पिटक इज अ बुक दैट मेनली डील्स विद द ऑर्डरली लाइफ, है ना, क्योंकि विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता, कि कितने ऑर्डर के अंदर, कितनी पोलाइट वे के अंदर अपने जीवन को कंडक्ट करते हो सर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरी की पूरी पीपीटी आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जरूर से डाउनलोड करिएगा, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ओके। तो एक ये कहानी है। दूसरी, विनय पिटक कंसिस्ट ऑफ द मैरिजेस एज वेल। अब आप पूछोगे कि सर मैरिजेस से सवाल कैसे आ सकता है, तो आप देखिए पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने सैकड़ों बार सवाल पूछा है। उसमें वुमेन की रोल को लेके, स्लेवरी सिस्टम को लेके, स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी, वैसे विनय पिटक में भी आ सकता है। तो विनय पिटक के अंदर टोटल 10 प्रकार के मैरिजेस की बात की गई है कि किन परिस्थिति में एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध हो सकता है, मैरिजेस कैसे हो सकती है। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, है ना। देयर आर 10 काइंड ऑफ यूनियन बिटवीन मेन एंड वुमेन। इवन यूपीएससी माइट आस्क यू दिस काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस एज वेल, कि व्हाट काइंड ऑफ, और व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनियंस दैट हैज बीन हाइलाइटेड बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्त्री और पुरुष के बीच में मैरिजेस हो सकते हैं अपनी मर्जी से, या वी विल कम टू नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप देखोगे तो टेम्पररी मैरिजेस के पॉइंट ऑफ से, या व्हेन शी इज कैप्चर्ड इन अ रेड, मतलब रेड के अंदर अगर उनको किडनैप किया गया तो भी वो मैरिज हो सकता है। ऐसी कहानी आपको मिलती रहेगी। यहाँ महावर्ग के अंदर कौन सी बुक का नाम याद रखना है, तो महाबोधि वंश, महावंश शतीका, क्षुल्ल वर्ग, और मैंने आपको बताया ब्रह्मजल सूत्र। दिस आर ऑल दी पार्ट्स मेनली रिलेटेड to the Vinay Pitak. तो विनय पिटाक is a very vast plethora of book set. It consists of multiple books. एटलीस्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कौन सी है। विनय पिटाक के बाद जो सेकंड है वो है द सुत्त पिटाक।
ये भी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही कंपोज किया गया था आनंद के द्वारा। अगर आपको पता होगा, आनंद वाज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, है ना, समझे। विनय पिटक भी अगर आप देखोगे तो वो उपाली के द्वारा इन्होंने ये कंपोज किया था सर, ठीक है। तो सुत्त पिटक में टीचिंग्स है, डिस्कोर्सेस है ना, और ये डिस्कोर्सेस को बेसिकली हाईलाइट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ निकाय। निकाय का मतलब बेसिकली टॉपिक वाइज है, इसमें टोटल 5 बड़े-बड़े निकाय हैं। वो 5 निकायों के अंदर छोटी किताबें भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे सुत्त पिटक का एक पार्ट है दीघ निकाय, सुत्त पिटक का एक पार्ट है मध्यमा निकाय, सुत्त पिटक का एक पार्ट है संयुक्त निकाय, सुत्त पिटक का एक पार्ट है अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक का एक पार्ट है खुद्दक निकाय। सर आप देखने की कोशिश करिए कि देयर आर मल्टीपल निकायस दैट आर बीइंग हाइलाइटेड ओवर हियर। यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एंड हाइलाइट कौन सा पार्ट किसका है सर, ओके। अब इसमें क्या होता है कि ये सूत्र के रूप में है, ये डायलॉग्स के रूप में है, काइंड ऑफ छोटे-छोटे संस्कृत पाली में लिखे हुए डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे। हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, दिस आर द मेन निकाय रिलेटेड टू सुत्त पिटक, है ना। इसमें टीचिंग्स की कहानी है, डिस्कोर्सेस की कहानी आपको देखने को मिलती रहेगी, हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें जो खुद्दक निकाय है, इट कंसिस्ट ऑफ 15 मोर बुक्स, है ना। खुद्दक निकाय में और कितनी किताबें हैं? 15 और किताबें हैं जिसके अंदर से आपको सवाल आएंगे। जैसे एक किताब है बुद्ध वंश, बुद्ध का वंश, जीनियोलॉजी ऑफ बुद्धा। एक किताब अगर आप देखने की कोशिश करोगे आपको मिलेगी जातक कथा। ये वही जातक कथा है जिसके बेसिस के रूप में बुद्धिज्म में स्कल्पचर्स बने हैं, अजंता के स्कल्पचर्स बने हैं, पेंटिंग्स बन के आए हैं सर, ठीक है। थेरी गाथा एंड थेरा गाथा, बुद्धिज्म में जितने भी एल्डर मंक्स हुआ करते हैं, एल्डर नन हुआ करती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो टीचिंग्स है उसको हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि सुत्त पिटक जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 निकायस। अंडर द 5 निकायस द टीचिंग्स एंड द डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा आर हाइलाइटेड। सबसे पहले दिग्ग निकाय है, जहां पे बुद्धा की लास्ट स्पीचेस को हाईलाइट किया गया है। बुद्धा ने कौन सी वस्तुओं को क्रिटिसाइज किया वो लिखा गया, निर्वाण के बारे में लिखा गया है। दूसरा है मध्यमा निकाय, द मिडिल निकाय सर, गेटिंग ओवर्ड, ओके, जहां बुद्ध ने बाकी सारे लोगों के साथ उनके क्या संवाद हुए थे, इंक्लूडिंग जैनिज्म के पॉइंट ऑफ से बताया है। इसी के साथ आपको संयुक्त निकाय देखने को मिलता है, जहां बुद्धा ने अपने लास्ट सेइंग्स को हाईलाइट किया था। वैसे ही संयुक्त निकाय मिलेगा। अब देखिए, संयुक्त निकाय के बाद अंगुत्तर निकाय मिलेगा। अंगुत्तर निकाय की इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखना। अंगुत्तर निकाय की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें बुद्धा ने 16 महाजन पदों के बारे में भी जिक्र किया है, या ये बुक में 16 महाजन पद का भी मेंशन किया है। तो यूपीएससी माइट आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट द 16 महाजन पदास। इनमें से कौन सी किताब बुद्धिज्म के रिलेटेड है जहां 16 महाजन पदों की मेंशन की गई है। 16 महाजन पदों को अगर आप देखोगे, जैनिज्म में भी एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र, उसका मेंशन है। खैर उसको आगे की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अंगुत्तर निकाय, इसके सिवाय आपको मिलेगा खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय 5वां पार्ट है। ये खुद्दक निकाय में इसके अंदर और 15 किताबें हैं। कितनी है? 15 किताबें हैं। तो सबसे बड़े से लेके सबसे छोटा है, एक्चुअली हाइट ऐसे है। दिग्ग निकाय में सबसे ज्यादा डिस्कोर्सेस है, मध्यमा में मिडिल डिस्कोर्सेस है। इसका नाम भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे छोटी साइज में है। उसके बाद संयुक्त और अंगुत्तर और खुद्दक निकाय और छोटी साइज में है। खुद्दक निकाय में नीचे और 15 किताबें आती है। मतलब सबसे पहला आप देखिए, मैंने यहाँ फ्लो चार्ट इसके लिए ही डाला है कि ये त्रिपिटक है। त्रिपिटक के नीचे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आती है। विनय पिटक के अंदर 5 किताबें हैं, उसमें शुल्ल भाग या महाभाग आपको देखने को मिलता रहेगा। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय सुत्त पिटक में 5 है। 5 में से जो आखिर की किताब है खुद्दक निकाय, उसमें 15 किताबें और है। उसमें से आपको थीम पता होनी चाहिए, जैसे जातक है। जातक किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ द खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय किसका पार्ट है? सुत्त पिटक का पार्ट है। तो याद रखेगा कि हमें इसमें से क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है। तो सुत्त पिटक का पार्ट है खुद्दक निकाय। इट कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। दिस एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड्स मल्टीपल बुक। जैसे एक का नाम है धम्म पद, है ना, कि धम्म ज्वाइन करने के लिए, या वी विल फाइंड कि बुद्धा ने अपना धम्म बताने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ।
वैसे ही एक है खुद्दक पथ, है ना, कि आप अगर संघ में ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन करोगे। एक है उड़ान, उड़ान इज अ स्टोरी ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन और अ ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन टचिंग एन एलिफेंट, कि हाथी को टच करके उनको क्या फील हो रहा है उनके सेंसेस के द्वारा। ऐसी कहानी जैनिज्म में भी है अनेकांतवाद के साथ सर, ओके। वैसे ही आपको इट्टू वाटक देखने को मिलता है। एक है सुत्तनीपत्त, सुत्तनीपत्त टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम ऑफ दैट टाइम। जातक कथाएं मैंने बताई कि जो बुद्धा के जीवन के साथ जोड़ी हुई है घटनाएं, वार्ताएं, बुद्धा अलग अलग अवतार में कैसे आए हैं। एक है बुद्ध वंश, अगर आपको पता होगा तो ऐसा मानते हैं कि बुद्धा से पहले भी बहुत बुद्धा हो चुके हैं। तो देर इज 24 थियरी ऑफ बुद्धास बीइंग एग्जिस्टेड इवन अर्लियर बिफोर देन बुद्धा, वो बुद्ध वंश में लिखे गए हैं। थेरी गाथा एंड थेरा गाथा, थेरी गाथा वर वुमेन एल्डर्स, थेरा गाथा वर मेल एल्डर्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ, जिन्होंने अपने टीचिंग्स को लिरिकल फॉर्मेट के अंदर कंपोज किया है पाली लिटरेचर में। तो यहां से भी सवाल आ सकता है सर, ठीक है। तो जातक कथाएं बहुत सारी है जिसमें बुद्ध के फॉर्मल लाइफ्स के बारे में लिखा गया है, बुद्ध के अलग अलग अवतार में लिखा गया है। ये जातक स्टोरीज हमेशा याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आर्ट एंड कल्चर में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अजंता के केव्स में चले जाओ, इलोरा के केव्स में चले जाओ, आप अजंता के पेंटिंग्स में चले जाओ, स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब जगह मिलेगी। तो ये जातक का नाम है महाकपि जातक, रूरू जातक, शिबी जातक। महाकपि जातक की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक मंकी किंग की वार्ता है, कभी समय मिले तो देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जातक है जो अजंता के पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के अंदर निकल के आई, क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय वी विल सी दैट आपको ये जो निकाय है, ये खास करके खुद्दक निकाय है, इसके अंदर आपको 2-3 और किताबें देखने को मिलेगी, सुत्त पिता का ही पार्ट है। एक है सोनादंद सूत्र। सोनादंद सूत्र की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें आपको सोनादन करके एक ब्राह्मण मिलेंगे और बुद्धा की ये ब्राह्मण के साथ डिस्कशन हुई। आखिर में बुद्ध ने इनको ये बताने की कोशिश की कि ब्राह्मणहुड इज नॉट अ मैटर ऑफ बर्थ, इट इज एक्चुअली द मैटर ऑफ नॉलेज। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं बनता है, ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति बनता है वो ज्ञान से बनता है। उसको ये सूत्र के अंदर हाईलाइट किया गया है। वैसे ही आपको सिगलवाड सूत्र देखने को मिलेगा। ये सिगलवाड सूत्र एक बहुत ही यंग बॉय सिगला हुआ करते थे, उनकी बुद्ध जब बिहार में चर्चा में जा रहे थे तो उसकी कहानी आपको मिलेगी। वैसी ही कहानी ब्रह्मजल सूत्र में है जिसमें बुद्ध ने वी विल फाइंड की आत्मन ब्राह्मण से लेके और भी उपनिषदिक डिस्कशंस की थी। आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मजल सूत्र किसका पाठ है, सुत्त पिटक। सिगलवाद सूत्र, सुत्त पिटक नाम ही है सूत्र पिटक, पाली में सुत्त बन जाता है, संस्कृत में सूत्र है। सोनादन सूत्र तो सुत्त पिटक है ना। तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी किताब है सुत्त पिटक का पार्ट है। जैसे थेरी गाथा एनसीईआरटी में बॉक्स दिया गया है, ये थेरी गाथा के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए, एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा और वो है महापरिनिर्वाण सूत्र की। अब आप पूछोगे कि सर ये महापरिनिर्वाण सूत्र किसका पार्ट है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सुत्त पिटक ओनली। अंडर महापरिनिर्वाण सूत्र, बुद्धा आफ्टर हिज डेथ एडवाइसेस हिज डिसाइपल आनंदा टू कंस्ट्रक्ट द स्तूपा और माउंड ऑफ रेलिक्स जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। सुत्त पिटक के अंदर आई हुई एक किताब है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र, कि मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों का क्या करना है, इसके बारे में बुद्ध ने स्तूप बिल्डिंग के बारे में इनको बताया था सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे अलग अलग प्रकार की किताबें आपको मिलेगी सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि इन बुद्धिज्म, जब हम लोग बुद्धिज्म में और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बुद्धिज्म में सैकड़ों किताबें लिखी गई है। इन किताबों में खास करके पाली लिटरेचर के अंदर बहुत किताबें हैं। उसमें पहले तो ये फ्लो चार्ट को याद रखिएगा जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करवाया। अब देखिए कि सुत्त पिटक खत्म होने के बाद जो सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो है अभिधम्म पिटक का सर, ओके। अभिधम्म पिटक इज अ बुक ऑफ फिलोसफी। इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 7 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुक, जिसके अंदर से मुझे लग रहा है कि सबसे प्रोमिनेंट है वो है कथा वस्तु, जो इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय आपको धर्म संगीनी करके किताब देखने को मिलेगी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अभिधम्म पिटक सर, ओके। तो ऐसे इसमें भी आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी। ये थर्ड काउंसिल के बाद बना था। इसमें बुद्धा की फिलॉसफी को कंपोज किया गया है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा which has been compiled and composed in this book, है ना। तो याद रखिएगा कि अभिधम्म पिटक is also a book of Buddhism. It is the philosophy। अशोक के समय पे थर्ड काउंसिल हुई थी,
उसके अंदर इसका निर्माण किया गया था सर। ओके, तो पाली लिटरेचर की जो तीसरी किताब है वो है अभिधम्म पिटक, जिसमें फिलोसफिकल डिसर्टेशंस की गई है। 7 किताबें हैं, 7 में से 2 सबसे फेमस है। एक है कथा वस्तु या कथा वत्तु। ये कथा वस्तु मोगालीपुत्र टिस्सा के द्वारा लिखी गई थी। ये वही मोगालीपुत्र टिस्सा है जिन्होंने थर्ड काउंसिल को भी प्रिसाइड किया था। मोगालीपुत्र टिस्सा वाज द पर्सन हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड काउंसिल एज वेल। ये कथा वस्तु को दूसरे नाम से भी पहचानते हैं। यूपीएससी माइट आस्क यू नेम कॉल्ड इस विनान पद किसका नाम है? विनान पद इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म ओनली। वैसे ही आपको एक किताब देखने को मिलती है धर्म संगीनी। धर्म संगीनी या धम्म संगीनी, धम्म शब्द आता है तो नॉर्मली बुद्धा की टीचिंग्स और फिलॉसफी दोनों की दोनों आपको मिलती रहेगी सर। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक, इसमें 7 किताबें हैं। 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इन 2 किताबों का बेसिकली अभिधम्म पिटक के साथ कहीं ना कहीं रेलेवेंस जुड़ा हुआ है सर। ठीक है, तो दिस आर ऑल मेन बुक विच आर कैनोनिकल इन नेचर। कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि जो मेन स्ट्रीम पाली लिटरेचर का पार्ट है सर। ओके, इसके सिवाय मैंने आपको बताया कि पाली लिटरेचर में एक और पार्ट है जो है नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि इसकी जो कंपाइलेशन है 3 काउंसिलों में नहीं हुई है, पर उसके बावजूद भी ये हमें बुद्धिज्म की हिस्ट्री, बुद्धिज्म के कल्चर, बुद्धिज्म के बारे में सैकड़ों इंफॉर्मेशन देता है सर। ठीक है, तो पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में जो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर। ठीक है, तो एक है मिलिंद पन्हो, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। अगर आपको पता होगा तो मिनेंडर करके एक राजा पोस्ट मॉरियन पीरियड में इंडिया में आया होता है, इंडो ग्रीक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और ये मिनेंडर भटक जाता है अपना रास्ता, जीवन का रास्ता, कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। तब इनकी एक संवाद नागसेन करके एक बुद्धिस्ट साधु के साथ होती है, और उसके बाद मिनेंडर बुद्धिज्म को स्वीकारता है। उनकी जो ये संवाद हुई थी क्वेश्चन आंसर के रूप में थी। इसी को ही पाली में कंपोज किया गया बाय अननोन ऑथर। नाम है मिलिंद पान्हो, रिटन बाय अननोन ऑथर। द लैंग्वेज ऑफ द बुक इज पाली। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, यूपीएससी माइट आस्क यू। इस बार सवाल आ चुका था नागसेन के ऊपर 2023 की प्रीलिम्स के अंदर। ऐसी ही आपको एक किताब देखने को मिलती है नीति प्रकरण। नाम ही है नीति, एथिक्स, कैसे आपको फॉलो करने हैं बुद्धा के टीचिंग्स को ध्यान में रखते हुए, आपको कैसे नीति को, अपनी एथिक्स को, अपने अंदर की जीएस पेपर 4 को खत्म नहीं करना है। वैसी एक किताब देखने को मिलती है विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग, क्या नाम है? विशुद्धि मार्ग। शुद्धि के तरफ का मार्ग है। अपने आप को प्योरीफाई कैसे करोगे? अगर आप गलत रास्ते के ऊपर चले गए हो, सीधे रास्ते के ऊपर चलना है तो कैसे? उसको लिखा था बुद्ध घोष के द्वारा। बुद्ध घोष के द्वारा ये थेरावादन स्कूल को दर्शाता है। थेरावादन यानी कि जो हीनयान स्कूल है उसी का ही एक पार्ट है, और इसी के कारण ये सब पाली भाषा में कंपोज किया गया था। कौन सी भाषा में? पाली लैंग्वेज के अंदर कंपोज किया गया था। प्लीज रिमेंबर, मिलिंद पान्हो, नीति प्रकरण, विशुद्धि मार्ग। इसके सिवाय आपको देखने को मिलती है एक किताब जिसका नाम है निदान कथा। ये भी यूपीएससी 2023 का सवाल था सर। ठीक है, 2023 के प्रीलिम्स के अंदर आ गया था निदान कथा। नामी है निदान, बुद्धा की जीवन के साथ सबसे पहली स्टोरी थी जिसका डिस्कवरी किया गया था लाइफ स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ओके, वैसे ही आपको 2 किताब श्रीलंका के इतिहास के रूप में देखने को मिलेगी। एक है महावंश और एक है द्वीपवंश। एक है महावंश और एक है द्वीपवंश। ये दोनों की दोनों किताब पाली में है, जहां पे अशोक ने श्रीलंका में कैसे बुद्धिज्म की एंट्री करवाई, क्योंकि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था, अगर आपको पता होगा, संघपित्रा और महिंद्रा को सर। ठीक है, तो उसके साथ आपको देखने को मिलेगी महानामा। महानामा करके एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इनके द्वारा महावंश लिखा गया था समवेयर इन द 5th सेंचुरी गुप्ता पीरियड सर। ठीक है, इसके सिवाय आपको एक और किताब देखने को मिलती है महावस्तु। महावस्तु याद रखेगा, ये महावस्तु संस्कृत प्राकृत का मिक्सचर है। ये संस्कृत प्राकृत का मिक्सचर है। ये संस्कृत और प्राकृत दोनों के मिक्सचर लैंग्वेज के रूप में आपको मिलती है, जहां बुद्धा की बायोग्राफी को लिखा गया था। आप में से बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई बुद्ध चरिता सबसे पहली बायोग्राफी थी।
खैर इसके पहले ये महावस्तु भी लिखी गई थी, हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें महासंगिका के बारे में भी लिखा गया है। ये महावस्तु नाम की जो बुक है, इसमें बुद्धिज्म में 18 अलग-अलग संप्रदाय हो गए हैं। इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। कथा वस्तु और महावस्तु दोनों में बहुत सारे संप्रदायों का मेंशन है। सर्वस्तवादीन, योगाचार्य, विज्ञानवाद, माध्यमिक दर्शन, कितने आपको बुद्धिज्म में स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, उसकी जानकारी हमको मिलती रहती है। तो एक ये कहानी है, द्वीप वंश और महावंश के बारे में बताया। इसके सिवाय अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्राकृत और पाली और संस्कृत का थोड़ा मिक्सचर आपको एक और किताब में देखने को मिलेगा, जिसका नाम था ललित विस्तार। ललित विस्तार, ललित विस्तार है ना, समझे, महावस्तु है, ललित विस्तार है। इसमें भी बायोग्राफी है, इसमें भी बुद्धा की बायोग्राफी है। ये भी प्राकृत बेस्ड संस्कृत थी। इसके ऑथर का नाम हमें नहीं पता है, एनोनिमस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिलिंद पान्हो इज अ बुक जो एनोनिमस थी, वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर। ओके, तो ओवरऑल जब हम लोग बुद्धिज्म की बात करेंगे तो हमें बुद्धिज्म में पाली और प्राकृत भाषा में सैकड़ों किताबें देखने को मिलती है। इवन 12वीं शताब्दी के अंदर जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो एक किताब आपको यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है उपासक जनलंकारा सर, ठीक है ना। ये 12th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसमें भी कहीं ना कहीं प्राकृत संस्कृत का मिक्सचर था। प्राकृत इज अ वेरिएशन ऑफ पाली ओनली, बाय द वे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सर। ओके, तो इतनी किताबें आपको पाली लिटरेचर या पाली बेस्ड कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में मिलेगी। याद रहेगा सबको? तो आपको पहली बार में याद नहीं रहेगा निदान कथा क्या है, आपको नीति प्रकरण क्या है, महावस्तु क्या है, कथा वस्तु क्या है, धर्म संगीनी क्या है, क्या कह सकते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र क्या है। देवर आइदर पार्ट ऑफ द हीनियन कैनन, दैट इज मेन स्ट्रीम पाली लिटरेचर, और नॉन कैनोनिकल पाली लिटरेचर। बुद्धिज्म में फिर ग्रेजुअल पीरियड के अंदर महायान निकल के आया। तो महायान निकलने के आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि महायानिक लिटरेचर भी बना। महायानिक लिटरेचर संस्कृत में बनता है। ये संस्कृत में बनने के कारण इसके भी दो पार्ट्स बन गए। एक है महायान का कैनोनिकल लिटरेचर, महायान का कैनोनिकल लिटरेचर, और फिर महायान के अंदर ही नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। नॉन कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि जो मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग है, उसकी भी हमको कहानी पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो let's see this part. Let us see this part and let us try to understand about the Sanskrit literature with respect to Buddhism, कि बुद्धिज्म में संस्कृत लिटरेचर कौन सा निकल के आया है सर, ठीक है। तो याद रखना कि बुद्धिज्म में क्या हुआ कि जैसे महायान लिटरेचर निकल के आया, उसमें से बन के आया वैपुल्य सूत्रम, एक्सपांडेड डिस्कोर्स ऑफ सुत्त पिटाक। क्योंकि उनको भी अपने महायान, उनको भी अपनी विनय पिटाक बनाने थे, उनको भी अपने सुत्त पिटाक बनाने थे, उनको भी अपने अभिधम्म पिटाक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर, ठीक है। तो बुद्धा की जितनी भी डायलॉग्स थी, जितने भी सरमन्स थे, उसको एक्सपांड कर दिया गया संस्कृत भाषा में, क्योंकि ओरिजिनली पाली में बना था। तो उसमें से ही बना वैपुल्य सूत्र सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब महायान स्कूल्स के बहुत सारे स्कॉलर्स आपको मिलेंगे जिनके द्वारा बहुत किताबें लिखी गई थी। जैसे महायान को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया नागार्जुन ने, ये कनिष्क के कोर्ट में बैठते थे। माध्यमिक करिका नाम की एक बुक दी थी, क्योंकि इन्होंने शून्यवाद, माध्यमिक दर्शन को सपोर्ट किया था। वैसे ही अश्वघोष मिलते हैं जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी। ये पहली एब्सोल्यूट प्योर फ्रॉम संस्कृत में बायोग्राफी थी। इसके पहले मैंने बताया महावस्तु जैसी किताब आपको देखने को मिलती है, जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा गया है। निदान कथा में भी बुद्धा की पहली लाइफ स्टोरी को हाईलाइट किया है, जो बायोग्राफी के रूप में थी, पर यह संस्कृत में मिलती है। अश्वघोष ने एक और किताब लिखी थी, सौंदर्य नंद नाम, याद रखेगा। ये अश्वघोष, नागार्जुना, ये सब बेसिकली मूल माध्यमिक दर्शन से बिलोंग कर रहे थे। माध्यमिक स्कॉलर और भी लोग थे, आर्यदेव, बुद्ध पलित, भाव विवेक, चंद्र कीर्ति एंड शांति देवा। यूपीएससी ने ऑलरेडी आर्यदेव के ऊपर सवाल पूछा है, बाकी सब के ऊपर से आ सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। इसके सिवाय आपको और दो फिलोसफी बुद्धिज्म में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं योगाचार्य विज्ञानवाद स्कूल। ये योगाचार्य विज्ञानवाद स्कूल मैत्रेय नाथ के द्वारा दिया गया था। मैत्रेय नाथ ये भी बुद्धिस्ट गुरु थे। इन्हीं के फॉलोअर्स हुआ करते थे असंग और वासव बंधु। ये दोनों के दोनों गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इनकी भी राइटिंग हमको पता होनी चाहिए। इन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी जिसका नाम है अभिधर्म कोश। एक है अभिधर्म पिटाक, अभिधर्म पिटाक इज पार्ट ऑफ द पाली लिटरेचर। एक है अभिधर्म कोश। अभिधर्म कोश की खासियत यह है
कि ये जो बुक है खासियत के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि एनसाइक्लोपीडिया के रूप में आपको मिलेगी। इसके सिवाय इनके द्वारा लंका अवतार करके एक किताब भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको क्लैरिटी रट्टा रहे तो ठीक है, बाकी माध्यमिक दर्शन में बुद्ध पलिता, भाव विवेक, इन सब का नाम पूछ देगा तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पार्ट एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, इसके सिवाय आपको पाल पीरियड में बुद्धिज्म का काफी ग्रोथ हुआ। इसमें आपको एक पूरी की पूरी बुक मिलती है, 8000 कपलेट्स लिखी गई है। नाम है अष्टसहस्त्रिका प्रजनम परामिता। ये पाल पीरियड में लिखी गई थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड थी जिसमें से पेंटिंग भी बनते हैं, ये वाले सर। ओके, ये पाल पेंटिंग्स की मैन्युस्क्रिप्ट थी। ये पाल पेंटिंग्स की मैन्युस्क्रिप्ट थी, बहुत ही फेमस है बुद्धिज्म पीरियड के अंदर। कि प्रजनम पारमिता क्या है, ये भी ऑलरेडी एक यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछ दिया था। इसके सिवाय आपको सधर्म पुहर्दिका देखने को मिलती है, जहां बुद्ध और बोधिसत्वों के बारे में लिखा गया है। वैसे ही गुप्ता पीरियड से एक स्कॉलर हुआ करते थे दिगनाग, दिगनाग या दिननाग कहते हैं, इनके द्वारा न्याय प्रवेश लिखा गया है। वैसे ही आप देखोगे तो गांधर्व व्यू करके किताब देखने को मिलेगी, जो भी बुद्धिज्म का पार्ट है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चलता है कि सैकड़ों किताबें मिलती है, इन किताबों में भी हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवाय बुद्धिज्म में एक बहुत ही फेमस लिटरेचर है जिसका नाम है अवदान लिटरेचर सर, अवदान या वादन लिटरेचर कहते हैं। इसमें दिव्य अवदान, अशोक अवदान, अवदान शतक, वैसी आपको किताबें देखने को मिलेगी। इसकी कहानी भी हम लोग को क्लियर हो जानी चाहिए कि विच आर द फॉलोइंग बुक्स आर पार्ट ऑफ अवदान लिटरेचर। ऑलरेडी पूछ दिया गया था कि अवदान जो जहां जहां पीछे अवदान दिखेगा वो बुद्धिज्म का पार्ट होगा सर, ठीक है। अदर देन दिस वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म में बहुत सारे स्कॉलर्स निकल के आए। ये स्कॉलर्स का नाम कभी बाद में बताऊंगा, आर्यदेव है, बुद्ध पलिता है, बुद्ध घोष है, धर्मपाल है, संत रक्षिता है, आतिश दीपंकर आपको देखने को मिल जाते हैं। तारकनाथ या तारानाथ करके एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर मिलेंगे जो टिबेटियन थे पर जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जिन्होंने अशोक के बारे में लिखा है, जिन्होंने वी विल सी की शुंगास के बारे में हाईलाइट करने की कोशिश की है कि कैसे भारत के अंदर बुद्धिज्म के अंदर ऐसे अलग-अलग राजाओं ने उसको पैट्रोनाइज करने की कोशिश की। इसके सिवाय वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म में और भी आपको बहुत सारे ऑथर्स और स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अलग-अलग भाषाओं में कंट्रीब्यूट किया। जैसे आपको एक मिलते हैं महासिद्धास। महासिद्धास वर ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु हैड कंपाइल्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन बंगाली लैंग्वेज। बुद्धिज्म की लिटरेचर को बंगाली भाषा में इन्होंने कन्वर्ट किया। इसको चर्य पद के रूप में पहचानते हैं। ये बेसिकली पाल पीरियड में लिखा गया था और कहते हैं कि इट इज द ओरिजिन ऑफ द बंगाली लैंग्वेज इन इंडिया समवेयर इन द 9th सेंचुरी। वैसे ही बुद्धिज्म में आपको पता होगा कि वज्रयान आया। वज्रयान ने ग्रेजुअल पीरियड में बुद्धिज्म में तांत्रवाद को ऐड किया। तांत्रवाद बेसिकली तांत्रिक शक्तियों के द्वारा मोक्ष अचीव करने का एक रास्ता था। इसमें आपको मंजूश्री मूलकल्प और गुह्य समझ करके दो किताबें देखने को मिलेगी, पूछा जा सकता है सर। ओके, अदर देन दिस वी विल फाइंड कि आपको और ऑथर्स देखने को मिलते हैं जिसका एक का नाम है संघभूति। संघभूति जिन्होंने सर्वस्तिवाद के ऊपर लिखा था। सर्वस्तिवाद इज अ फिलॉसफी इन बुद्धिज्म जो कहता है सर्व अस्ति, जो भी चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती है, हम कोई भी चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। सर्वस्तिवाद का दर्शन बड़ा प्रोमिनेंट है हमारे लिए क्योंकि ये वो दर्शन है जो नॉर्मली बुद्धा की टीचिंग्स को ही रिफ्यूट कर देता है। ये दर्शन यही कहता है सर्व अस्ति, जो चीज हम देख रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रही है इस तरह से, है ना। वैसे ही अगर आप देखोगे तो आपको एक और स्कॉलर देखने को मिलता है जिनका नाम था पुण्यत्रात। पुण्यत्रात सर, ठीक है। इन्होंने ग्रेजुअल जाके भारत के बाहर गए, सेंट्रल एशिया गए और वहां सर्व अस्तिवाद की जो किताबें हैं उसका ट्रांसलेशन भी कंट्रीब्यूशन दिया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि देयर आर गुड नंबर ऑफ ऑथर्स इन बुद्धिज्म हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट बुक सेट। अब ये सब आपको शायद तक प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा या आपको सीधा सीधा तौर के ऊपर ऑथर्स के नाम के ऊपर पूछ देगा या बुक के नाम के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करता है सर। ओके, इसके सिवाय बुद्धिज्म में जो लास्ट बुक सेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो संस्कृत लिटरेचर का ही पार्ट है, जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। खासियत ये है कि ये 7th 8th सेंचुरी महायान पीरियड के अंदर नॉर्मली लिखे गए हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, जैसे अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपको एक सूत्र देखने को मिलता है जिसका नाम है सुखाती व्यू सूत्र। सुखाती व्यू सूत्र क्यों? क्योंकि एक बोधिसत्व हुआ करते थे जिनका नाम था अमिताभ।
अमिताभ नाम के बोधिसत्व के साथ जुड़ा गया क्योंकि अमिताभ के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही हेवनली लैंड में रहते हैं, सुख के अंदर रहते हैं सर। ओके, वैसे ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक किताब का नाम है वज्रछेदिका, डायमंड सूत्र कहते हैं। ये वज्रछेदिका की खासियत ये है कि ये शून्यवाद को सपोर्ट करता है जो माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन ने दिया था। वैसे ही आपको एक किताब देखने को मिलती है महापरिनिर्वाण सूत्र। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है महापरिनिर्वाण सूत्र, जो मूल सूत्र पिटक का पाठ था, उसमें से उसकी संस्कृत के अंदर भी ट्रांसलेशन हुई सर। ओके, इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि आपको लंका अवतार देखने को मिलेगी वासव बंधु के द्वारा। ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग कर रहे थे, ही बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू द बुद्धिज्म एज वेल सर। ओके, इसके सिवाय आपको सुरंगम करके किताब देखने को मिलती है, सुरंगम सर। ओके, तो जहां हमें ये पता चलता है कि बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अपने चैरियट के साथ, अगर आपको पता होगा चन्ना के साथ, और वहां बेसिकली जब जा रहे थे तो उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी गई है। दूसरा, आनंद के साथ भी थोड़ी बहुत बातें आपको मिलेगी। इनफैक्ट इसके अंदर दो चीजें हैं। ऐसा कहते हैं कि आनंद भटक गए थे अपने मार्ग से, और आनंद जो बुद्ध के डिसाइपल थे, जिन्होंने वी विल कम टू नो कि सुत्त पिटक का कंपाइलेशन भी किया, तो उसके बाद वी विल फाइंड कि बुद्ध आनंद को एक रास्ता दिखाते हैं, तो वो सुरंगम में लिखा गया है। बुद्धिज्म की बहुत सारी किताबें भारत के बाहर भी गई, और इसके कारण वी विल फाइंड कि तिब्बत के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट अभी मैंने आपको एक नाम बताया, आतिश दीपंकर, है ना, आतिश दीपंकर। आतिश दीपंकर की खासियत यह है कि ये तिब्बत में जाके बुद्धिज्म को बहुत पॉपुलर करवाते हैं, और इनके द्वारा तिबेटियन बुद्धिज्म को बहुत ही पैट्रोनेज दिया गया। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करवा के बुद्धिज्म को एक ट्रूली ग्लोबल रिलीजन या भारत के बाहर भी आइडेंटिटी दी। तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म निकल के आया, उस लिटरेचर को कहते हैं कंजूर लिटरेचर। क्या कहते हैं? कंजूर लिटरेचर, है ना। तो यूपीएससी माइट आस्क यू नेम कि भाई तिब्बत के अंदर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसकी खासियत क्या है, उसको कंजूर लिटरेचर कहेंगे सर। ओके, तो ओवरऑल बुद्धिज्म में बहुत ऑथर्स आपको मिलेंगे, आर्यदेव है, बुद्ध पलित है, बुद्ध घोष है, बुद्ध दत्त है, सब में आगे पीछे बुद्ध लगेगा। इधर देखोगे तो आपको धम्म देखने को मिलता है, तो इससे आप थोड़ी बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर धम्म शब्द आ रहा है तो बुद्धिज्म का होगा, क्योंकि धर्म इज अ संस्कृत वर्ड जो संस्कृत लिटरेचर का पार्ट होता है। धम्म जो है वो मेनली हमको पता चलता है कि पाली वर्ड है। बुद्ध शब्द मिल रहा है तो नॉर्मली हमें ये पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म के रिलेटेड कोई टेक्स्ट है। अवदान लिटरेचर बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, अशोक अवदान, दिव्य अवदान, अवदान शतका, है ना, समझे। या ऐसी ही आपको देखने को मिलती है सुत्त, है ना। सुत्त, आप पूछोगे कि सर इतने सारे कीवर्ड्स हमको कैसे याद रहेंगे, इतनी किताबों के नाम कैसे याद रहेंगे, तो देखिए कुछ कुछ चीजें आपको लॉजिक से सॉल्व करनी है। सुत्त इज अ पाली वर्ड फॉर दी संस्कृत वर्ड सूत्र, है ना। तो जो सूत्र है श्लोक के रूप में है, डिस्कोर्सेस के रूप में, वो पाली में सुत्त बनता है। यहां देखोगे तो महापरिनिर्वाण सूत्र, ये पाली में भी लिखी गई, ये संस्कृत में भी लिखी गई। वैसे ही आपको एक किताब देखने को मिलती है श्रमणफाल सूत्र। ये श्रमणफाल सूत्र में बुद्ध और अजातशत्रु के बीच में डिस्कशन है, और इस डिस्कशन में अजातशत्रु बुद्ध को कहते हैं कि महाराज मैं आपसे मिला इसके पहले और भी श्रमणों से मिल चुका हूं। बिफोर आई मेट यू आई हैड मेट अदर श्रमणास, देयर अदर श्रमणास गिव मी सम अदर डायरेक्शन ऑफ लाइफ। ये श्रमणों ने मेरे को एक और नया डायरेक्शन दिया जीवन को लेके। क्या इनका श्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रास्ता दिखाया गया वो सही है कि गलत है, इसके बारे में बताइए सर। ठीक है, तो ये श्रमणफल सूत्र के अंदर आपको मिलता है। वैसे ही मैंने आपको बताया सद्धर्म पुधर्रिका, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि देयर आर सर्टेन बुक्स व्हिच आर डायरेक्टली नॉट आंसर, मतलब वो लॉजिक से नहीं सॉल्व हो रहे, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है ना। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर आर मल्टीपल बुक्स। नागार्जुन को आप पढ़ते हो प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि उनको ये कनिष्क के कोर्ट से भी बिलोंग करते थे। असंग वासव बंधु खास करके अगर आप देखोगे गुप्ता पीरियड से थे। दिग्नाग के बारे में बताया, ये भी गुप्ता पीरियड से थे। आपको यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से स्कॉलर कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे थे। तो इनफैक्ट ये जो आर्यदेव शब्द इस बार अगर आपको पूछा गया था कि हु वाज आर्यदेव बुद्ध पलिता, तो ये भी बेसिकली बुद्ध स्कॉलर ही थे सर। ओके, तो हमें गुप्ता पीरियड के पहले, गुप्ता पीरियड के बाद के पीरियड में ओवरऑल बुद्धिज्म को लेके जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज संस्कृत लिटरेचर में या पाली लिटरेचर में कहीं पे भी आती, हमको पता होना चाहिए। इनफैक्ट देयर वर अदर पर्सन्स फ्रॉम इंडिया हु हैड गॉन टू चाइना विद संस्कृत लिटरेचर। जैसे आपको कश्यप मातंग देखने को मिलेंगे, सबसे पहले थे सर, ठीक है।
कश्यप मातंग वी विल फाइंड कि कनिष्क के कंटेम्पररी थे और ये कनिष्क के पीरियड के अंदर ही भारत के बाहर चाइना की तरफ चले गए थे टू स्प्रेड बुद्धिज्म सर। ओके, वैसे ही कुमार जीवा, परामर्श और बोधि धर्म मिलेंगे। बोधि धर्म बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इनको चाइना में बहुत ही वर्शिप किया जाता है और कश्यप मातंग को कि भाई ये दो वो पर्सनालिटीज थी जिन्होंने भारत के बाहर बुद्धिज्म को कंट्रीब्यूट किया। तो एक है कुमार जीव, परामर्थ, बोधि धर्म, बुद्ध पलिता, है ना। मैंने बुद्ध घोष के नाम बताया अभी आपको, कितने सारे नाम आपको ऑथर्स के मिलते हैं, बुक्स के नाम मिलते हैं जो बुद्धिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। बुद्धिज्म के साथ और भी पर्सनालिटीज एसोसिएटेड है, उसको अभी नहीं करवा रहा हूं, इतनी ही फैक्ट आपको दे रहा हूं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म में पूरी की पूरी हायरार्की है सर, है ना। आप पहले हायरार्की समझ जाइए बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत, तब आपको समझ में आएगा। तो जब हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखेंगे तो हमें दो तरह से देखने को मिलता है, एक है पाली लिटरेचर और एक है संस्कृत लिटरेचर, है ना, समझे। पाली लिटरेचर भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, एक है कैनोनिकल और एक है नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल का मतलब क्या है कि जो मेनस्ट्रीम में नहीं है। सेम वही कहानी आपको संस्कृत में भी देखने को मिलती है, एक है कैनोनिकल और एक है नॉन कैनोनिकल सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इवन इन संस्कृत लिटरेचर आपको दो चीजें मिलेगी। कैनोनिकल में आपको मिलते हैं तीन पिटाक। तीन पिटाक कौन से पिटाक? तो विनय पिटाक, सुत्त पिटाक और अभिधम पिटाक। नॉन कैनोनिकल में देयर इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, है ना, एंड ऑथर्स जिनके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन द स्प्रेडिंग ऑफ पाली लिटरेचर। This Pali will include Prakrit and this Pali will also include a mixture of Sanskrit plus Prakrit, है ना। तो इसमें कुछ कुछ किताबें एक्सक्लूसिवली पाली में है, कुछ कुछ किताबें नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में संस्कृत प्लस पाली दोनों में मिक्सचर आपको मिलेगी। संस्कृत में भी यही है कि कैनोनिकल में वैपुल्य सूत्र, वैपुल्य सूत्र, है ना, समझे। और इसके बाद वी विल फाइंड कि नॉन कैनोनिकल में बहुत सारी कमेंट्रीज मिलती है, टीकास मिलती है, टिप्पणी मिलती है। हमको क्लैरिटी होनी चाहिए मैच द फॉलोइंग में। दूसरा, इसमें ऑथर्स के नाम और पर्सनालिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल आता रहता है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ को आई बी अपलोडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड दैट एंड डेफिनेटली डू टेल अस कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज इतनी ही फैक्ट का मारा रखते हैं क्योंकि पूरा का पूरा लिटरेचर पढ़ाने जाऊंगा एक ही सेशन में तो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस प्लस हमें बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि हम फैक्ट्स को रट्टा ना मारे, कंसेप्ट के साथ कहीं ना कहीं देखें कि कौन सी किताब कहाँ पे जुड़ी हुई थी सर। ओके, तो जैसे मैंने आपको सुत्त बताया, पीछे सुत्त जो भी आएगा बुद्धिज्म का पार्ट होगा। अब इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछेगा कि कौन सा सुत्त कौन से पिटाक का पार्ट है, कि इट इज पार्ट ऑफ अभिधम पिटाक और इट इज पार्ट ऑफ दी विनय पिटाक, है ना, वैसा नहीं पूछेगा। तो उतनी भी चिंता मत करिएगा, बट हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर मल्टीपल निकायस इन द सूत्रास दैट वर बीइंग कंपोज्ड ऑफ। खैर, तो ये पूरी स्टोरी लाइन थी विनय पिटाक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुत्त पिटाक के पॉइंट ऑफ से, अभिधम पिटाक के पॉइंट ऑफ से और बुद्धिस्ट लिटरेचर के पॉइंट ऑफ से। आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा फैक्ट्स का मारा नहीं करेंगे। एक और सेशन में जैन लिटरेचर करेंगे, फिर एंशिएंट इंडिया में संस्कृत लिटरेचर कहाँ कहाँ बना, वैदिक लिटरेचर कहाँ कहाँ बना, वो देखने की कोशिश करेंगे। साथों के साथों हम बेसिकली पूरी एंशिएंट लिटरेचर में ऑथर्स और बुक के नाम के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज इसके ऊपर काम करेंगे सर, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है 18 तारीख से और 19 तारीख से। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, वन सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। जरूर से जुड़िए, मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, इन्हीं किताबों को और इन्हीं टॉपिक्स को और एक्सपांड करके डिस्कोर्सेस के रूप में आपके साथ कवर कराऊंगा। खैर, मुझे यहाँ पे आपको रिवीजन और एग्जाम पॉइंट ऑफ से टू द पॉइंट रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो आज इतना ही रखते हैं, एक और सेशन में वापस मिलूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।